गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठोस अवस्था पढ़ते हुए अब हम इस पाठ के एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका पढ़ेंगे। क्रिस्टल जालक मुख्य तौर पर एक ठोस पदार्थ के जो संरचनात्मक कण हैं उनकी व्यवस्था, किस पैटर्न में वे ठोस पदार्थ के अंदर अरेंज्ड हैं, उनकी व्यवस्था क्या है, इसको पढ़ने के लिए, इसको जानने के लिए हम पढ़ते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि जो क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनका सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वे रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न के होते हैं। वो नियमित पैटर्न, त्रिविमा में वो नियमित पैटर्न पर खुद को रिपीट करते रहते हैं। तो ये जो रिपीटिशन है, उस रिपीटिशन को पढ़ने के लिए क्रिस्टल जालक को हम पढ़ते हैं। क्रिस्टल जालक समझने के लिए हम अपने घर की फर्श का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि आप अगर अपनी घर की फर्श की टाइल देखें तो फर्श पर कई टाइल बिछी हुई हैं। आप पहली टाइल देखें, उसके बाद आप ध्यान देंगे कि वही टाइल पूरे फर्श पर रिपीट हो रही है, रेगुलरली, नियमित रूप से रिपीट हो रही है। वही टाइल, उसके बगल में भी वही टाइल है, उसके चारों ओर वही टाइल फैली हुई है, फिर उसी टाइल से पूरी फर्श बनी हुई है। जैसे यहाँ हम देखें, ये एक टाइल बार बार रिपीट हो रही है और उसी टाइल के रिपीटिशन से ये पूरे टाइल का एक जाल बन रहा है, अ वेब। एक टाइल का ये जो जाल बन रहा है वो, उसको नाम दिया गया है फर्श। टाइल के इस जाल से बनने वाली ये जो व्यवस्था है, इसको नाम दिया गया है फर्श। तो ये दो विमा में, 2 डायमेंशन में, ये एक टाइल का जाल है। अगर हम 3D एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें तो हम एक दीवार के बारे में सोच सकते हैं। आप एक दीवार को देखते हैं, वो दीवार ईंटों की बनी हुई है। एक ईंट, सारी ईंट एक जैसे होते हैं, सभी सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट ईंट होते हैं, समरूप और कॉन्ग्रुएंट ईंट एक के बाद एक वो रिपीट होते हैं। अब इस दीवार को आप देख रहे हैं, एक ईंट बार बार एक रेगुलर पैटर्न में रिपीट हो रहा है, जिससे कि जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो पैटर्न बन रहा है, उसको नाम दिया गया है दीवार। ये त्रिविमा में है क्योंकि ईंट के पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं। टाइल के पास केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो इस स्ट्रक्चर को जब हम 3D में हमने जो एग्जाम्पल लिया उसको दीवार कहते हैं, 2D में हमने जो एग्जाम्पल लिया उसको फर्श कहते हैं। बिल्कुल क्रिस्टल जालक ऐसा ही होता है। जैसे कि इस क्रिस्टल जालक के आप चित्र को देखें तो एक घन, जो एक शेडेड घन है, जिसको कि शेड किया गया है, वही घन चारों दिशाओं में, हर दिशाओं में रिपीट हो रहा है और रिपीट होने से यह एक जाल बना रहा है और इस जाल को नाम दिया गया है क्रिस्टल जालक। अब किसी भी जालक में एक सबसे छोटा पोर्शन ऐसा होगा जिसके की रिपीटिशन से वह जालक बन रहा हो। जैसे अभी आपके सामने जो क्रिस्टल जालक का चित्र है, उसमें वो सबसे छोटा पोर्शन आप इस घन को देख पा रहे हैं जो कि शेडेड है। अभी पिछले जो उदाहरण हमने लिए उसमें फर्श का वो जो जाल बन रहा था, उसमें जो सबसे छोटा पोर्शन है जिसके रिपीटिशन से वो जाल बना, वो एक टाइल थी। उसके बाद दीवार में जो सबसे छोटा पोर्शन रिपीट हो रहा था वह एक ईंट थी। ऐसे ही क्रिस्टल जालक में जो सबसे छोटा पोर्शन होता है क्रिस्टल जालक का, जिसके की रिपीटिशन पे, जिसके की विभिन्न दिशाओं में एक के बाद एक जोड़ने पर पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उस सबसे छोटे पोर्शन को एकक कोष्ठिका कहते हैं।
उस सबसे छोटे पोर्शन को एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो अब तक हमने जान लिया है कि किसी भी ठोस पदार्थ के, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के त्रिविमा में नियमित पैटर्न की व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं, और क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा पोर्शन जो विभिन्न दिशाओं में एक के बाद एक जोड़ने पर क्रिस्टल पूरे के पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है, उसको एकक कोष्ठिका कहते हैं। ये दो परिभाषाएं एकदम से हमें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब हम आगे जाने तो कोई भी क्रिस्टल जालक कैसा होगा, यह निर्भर करेगा कि उसकी एकक कोष्ठिका का गुण कैसा है, एकक कोष्ठिका के डायमेंशंस क्या हैं, इस पर निर्भर करेगा। मान लीजिए एकक कोष्ठिका अगर घन है, जैसे कि अभी हमने फर्श का उदाहरण लिया, एकक कोष्ठिका 2 विमा में थी, एक टाइल, तो जो क्रिस्टल जालक है वो भी 2 विमा का बना। उसके बाद हमने एक उदाहरण लिया ईंट का, उसमें ईंट जो है वो एक घनाभ था, तो क्रिस्टल जालक एक घनाभ बना। ऐसे ही जो एकक कोष्ठिका है उसके जो लेंथ, उसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, और उसके जो तीनों विमाएं हैं उनके बीच में बनने वाला जो कोण है, उसके आधार पर यह निश्चित होगा कि वह क्रिस्टल जालक कैसा बन रहा है। अभी और क्लियर होगा आपको। आगे आपकी किताब में हम पढ़ें तो एक त्रिविमीय क्रिस्टल संरचना में एकक कोष्ठिका अभिलक्षणित होती है, हमने जाना। पॉइंट नंबर 1, एकक कोष्ठिका हम पढ़ रहे हैं। एकक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर होते हैं। एकक कोष्ठिका 6 पैरामीटर ए, बी, सी, अल्फा, बीटा और गामा द्वारा अभिलक्षणित होती है। अब ये ए, बी, सी, अल्फा, बीटा, गामा है क्या, चित्र से साफ हो रहा होगा। ये निर्देश चित्र है। एक एकक कोष्ठिका में 3 विमाएं होंगी। उन्हीं तीनों विमाओं का नाम दिया गया है ए, बी और सी। चित्र 1.10 में आप देख सकते हैं। एक विमा ए है, एक विमा बी है और एक विमा सी है। और इन तीनों विमाओं में आपस में बनने वाले कोणों को नाम अल्फा, बीटा, गामा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि जब विमा बी और सी के बीच में अल्फा बनता है, विमा ए और सी के बीच में बीटा बनता है, विमा ए और बी के बीच में गामा बनता है। ये बदलता नहीं है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। अल्फा बनेगा बी सी के बीच में, बीटा बनेगा ए सी के बीच में, गामा बनेगा ए बी के बीच में। तो ये 6 पैरामीटर जब हम समझ जाएंगे एकक कोष्ठिका के, तो एकक कोष्ठिका के आकार प्रकार को समझना आसान होगा। और एकक कोष्ठिका के आकार प्रकार पर ही निर्भर करेगा कि वह क्रिस्टल जालक किस प्रकृति का बन रहा है। ठीक है, हम समझ चुके हैं। अब एकक कोष्ठिका विभिन्न प्रकार की होती हैं। हमने एकक कोष्ठिका पढ़ लिया। अगर ये जो ए, बी, सी और अल्फा, बीटा, गामा 6 पैरामीटर हैं, इनके द्वारा अगर जैसे कि हम ए, बी, सी को बराबर रखें और अल्फ़ा, बीटा, गामा को 90 अंश रखें, अल्फ़ा, बीटा, गामा के कोण बदल दें, कभी ए को छोटा कर दें, कभी बी सी को बराबर कर दें, कभी ए सी को बराबर कर दें, ऐसे कई अलग परिस्थितियां बनाकर कुल 14 तरह की एकक कोष्ठिकाएं संभव हो सकती हैं। वो 14 एकक कोष्ठिकाएं हम अभी आगे पढ़ेंगे। एक बेस के लिए मैं बता दूं कि अगर इन 6 पैरामीटर को वेरी किया जाए तो कुल 14 तरह की एकक कोष्ठिकाएं संभव हो सकती हैं। और इन 14 एकक कोष्ठिकाओं को ब्रेवे जालक कहा जाता है। ब्रेवे जालक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन 14 एकक कोष्ठिकाओं की खोज एक फ्रेंच साइंटिस्ट ब्रेवे ने की थी, इसलिए इनको ब्रेवे जालक कहा जाता है। समझने में ज़्यादा दिक्कत आ रही हो तो कोई बात नहीं, आगे हम पढ़ेंगे और क्लियर होगा। अब एकक कोष्ठिकाओं को ये यहाँ पर आपकी किताब में दिया हुआ है, आप देख भी सकते हैं कि ये जो 14 तरह की जो संभव हो सकती हैं एकक कोष्ठिकाएं,
जो इन्हें ब्रेवे जालक भी कहते हैं, वो कैसे हो सकती हैं। अब जैसे कि पहला, क्रिस्टल तंत्र अगर घनीय है और इसमें ए बी सी बराबर हैं, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों बराबर हैं और 90 अंश हैं, तो ये पहले तरह का एक किस्म का क्रिस्टल जालक बन जाता है। ऐसे ही द्विसम लंबाक्ष ए, जिसमें ए बी बराबर होते हैं और सी के बराबर नहीं होता है, सी उसके बराबर नहीं होता है, तो ये दूसरे किस्म का क्रिस्टल तंत्र बनता है। तो ऐसे ही करके 7 तरह के क्रिस्टल तंत्र हमें पता चलते हैं। अब इन सातों में भी जो एकक कोष्टिका है उनके और अलग टाइप होते हैं, वो टाइप पढ़ लेंगे तो फिर ये 14 बन जाएंगे। आइए हम जानते हैं कि क्रिस्टल लैटिस में, क्रिस्टल जालक में जो एकक कोष्टिका होती है उसके कितने प्रकार हो सकते हैं। तो एकक कोष्टिका के प्रकार, सबसे पहला आद्य एकक कोष्टिका। एकक, कुछ अंग्रेजी टर्म हम जानते चलें। क्रिस्टल जालक को क्रिस्टल लैटिस कहते हैं और एकक कोष्टिका को यूनिट सेल कहते हैं, यूनिट लैटिस। ठीक है। अब जब हम एकक कोष्टिका पढ़ रहे हैं तो उसका पहला टाइप है आद्य एकक कोष्टिका, इंग्लिश में इसे प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। चित्र के साथ हम समझेंगे। आद्य एकक कोष्टिका, इस चित्र को देखिए। ये एक एकक कोष्टिका है और जब हम ये कहते हैं कि यह एक एकक कोष्टिका है तो हम समझ सकते हैं कि इस एकक कोष्टिका को अगर चारों तरफ, इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं सब चारों तरफ लगा दिया जाए, हर तरफ लगा दिया जाए, तो एक ऐसे ही क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाएगा। और उस क्रिस्टल जालक की यह सबसे छोटी इकाई है जिसके की रिपीटिशन पे वह क्रिस्टल जालक बन रहा है। अब यह आद्य एकक कोष्टिका कैसे है। इसके जो कोने हैं, इसके कितने कोने हैं, इसके 8 कोने हैं। इसके 8 कोनों पर जो अगर उस ठोस के संरचनात्मक कण मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ उस एकक कोष्टिका के 8 कोनों पर अगर उसके संरचनात्मक कण मौजूद हैं तो वह एकक कोष्टिका आद्य एकक कोष्टिका होती है। जब अवयवी कण एकक कोष्टिका के केवल कोनों पर उपस्थित हों तो उसे आद्य एकक कोष्टिका कहा जाता है। अवयवी कण मतलब जैसे वो कण जिनसे वह ठोस पदार्थ बना हुआ है। यह हमने चित्र देखा था। जैसे कि सोडियम क्लोराइड अगर देखें, सोडियम क्लोराइड ठोस की बात हो रही है, तो सोडियम क्लोराइड के आद्य एकक कोष्टिका में उस कोनों पर या तो सोडियम मौजूद होगा या तो क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड के आद्य एकक कोष्टिका में कोनों पर आयंस मौजूद होंगे। आप समझ पा रहे होंगे कि जो अवयवी कण है उस ठोस के, वो उसके कोनों पर मौजूद होंगे। वैसे ही जैसे अगर आणविक ठोस है तो उसके आद्य एकक कोष्टिका में अणु मौजूद होंगे, उसके आद्य एकक कोष्टिका के कोनों पर अणु मौजूद होंगे। अगर आयनिक ठोस है तो उसके आद्य एकक कोष्टिका के कोनों पर आयन मौजूद होंगे। अब दूसरी एकक कोष्टिका है केंद्रित एकक कोष्टिका। अभी पहली थी आद्य एकक कोष्टिका, जिसको कि हमने समझ लिया। आद्य एकक कोष्टिका वह एकक कोष्टिका है जिसके सिर्फ कोनों पर अवयवी कण मौजूद होते हैं, उस ठोस पदार्थ के अवयवी कण मौजूद होते हैं, संरचनात्मक कण मौजूद होते हैं। दूसरी है केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका 3 तरह की होती है। केंद्रित एकक कोष्टिका वह होती है जिसके कोनों पर तो संरचनात्मक कण मौजूद होते ही होते हैं, साथ ही साथ उस एकक कोष्टिका के कोनों के अलावा भी मौजूद होते हैं। इसके 3 प्रकार हैं। पहला अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको कि अंग्रेजी में BCC कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो इसमें अगर देखें
चित्र में, तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका में कोनों पर तो मौजूद होते ही हैं। जैसे कि इस चित्र को आप देखें, ये एकक कोशिका है, इसके कोनों पर तो अवयवी कण मौजूद हैं ही, साथ ही साथ इसके केंद्र में भी देखिए ये 8 चार आगे और 4 पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं अवयवी कण। साथ ही साथ एक और अवयवी कण बिल्कुल इस एकक कोशिका के बीच में मौजूद है, और उसी के कारण इसका नाम अंतः केंद्रित एकक कोशिका है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। दूसरा प्रकार है केंद्रित एकक कोशिका का फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसमें कोनों पर तो अवयवी कण मौजूद होते ही होते हैं, साथ ही साथ सारे फलकों पर, एकक कोशिका में कुल 6 फलक होते हैं और सभी 6 फलकों पर ये अवयवी कण मौजूद होते हैं, इसलिए इसे फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। इसके बाद अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका में इसको इंग्लिश में ECC कहते हैं, इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल में जो अवयवी कण है वह किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर पाया जाता है। 3 हमने पढ़ा केंद्रित एकक कोशिका में। पहला अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित में जो अवयवी कण है वो कोनों पर तो होता है, कोनों पर अवयवी कण सभी में होता है, तो अंतः केंद्रित में बीच में भी होता है। फलक केंद्रित में सारे फलकों पर होता है, 6 के 6 फलकों पर होता है, और अंत्य केंद्रित में किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर होता है उपस्थित अवयवी कण। अब हमने एकक कोशिका जान ली और उसके मुख्य 2 प्रकार, और मोटा मोटा के बात करें तो 4 प्रकार एकक कोशिका के होते हैं। आद्य एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका और अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। इन चारों के बारे में हमने जाना। आद्य एकक कोशिका में जो ठोस पदार्थ के अवयवी कण हैं वो कोनों पर उपस्थित होते हैं, सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होने के साथ साथ उस एकक कोशिका के बीचों बीच उपस्थित होते हैं। फलक केंद्रित एकक कोशिका में कोनों पर उपस्थित होने के साथ साथ अवयवी कण सारे फलकों पर उपस्थित होते हैं, और अंत्य केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होने के साथ साथ किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं। चित्र के माध्यम से हमने समझा। अब एकक कोशिका के अन्य संभावनाएं भी हो सकती हैं। अभी हमने घनीय जो देखा था वो घनीय चित्र थे, तो 6 पैरामीटर होते हैं ABC, तीनों विमाएं और उनके बीच बनने वाले तीनों कोण अल्फा बीटा गामा। इनकी वैल्यू बदलते हुए अन्य संभावनाएं एकक कोशिका की सामने आती हैं। उसी संभावनाओं का यहाँ पर एक सारणी दी गई है। ये सारणी बहुत आवश्यक है याद करने के लिए आपके। पहला, क्रिस्टल तंत्र अगर घनीय है, अगर ABC तीनों बराबर हैं और अल्फा बीटा गामा तीनों 90 अंश है, तो जो क्रिस्टल तंत्र बनता है उसको घनीय क्रिस्टल तंत्र कहते हैं, और इसका उदाहरण NaCl है। आपको इतना ही कुछ याद करना है कि घनीय क्रिस्टल तंत्र में जो 6 पैरामीटर हैं उनकी क्या प्रकृति है। प्रकृति है कि ABC तीनों बराबर हैं और अल्फा बीटा गामा बराबर होने के साथ साथ 90 अंश भी हैं, और इसका उदाहरण है NaCl। अब इस घनीय क्रिस्टल तंत्र में जो कितनी तरह की एकक कोशिकाएं पॉसिबल हो सकती हैं, संभव हो सकती हैं। आद्य पॉसिबल हो सकती है, अंतः केंद्रित पॉसिबल हो सकती है, और फलक केंद्रित पॉसिबल हो सकती है। ठीक है। अब इसके बाद द्विसमलंबाक्ष क्रिस्टल तंत्र की बात हो रही है। ये थोड़े कठिन नाम है हिंदी में, और इंग्लिश में भी ये नाम कठिन है। जैसे द्विसमलंबाक्ष को टेट्राहेड्रल कहते हैं, विषमलंबाक्ष को ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं। तो ये नाम थोड़े से तो कठिन है, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे। जब A और B विमा आपस में बराबर होती है और C बराबर नहीं होता, अल्फा बीटा गामा
तीनों 90 अंश होते हैं, तब जो एकक कोष्ठिका बनती है वो होती है द्विसम लंबाक्ष। और इसमें कितनी विविधताएं संभव हो सकती हैं? आद्य तो होती ही है और साथ साथ अंतः केंद्रित। आद्य जो विविधता है, आद्य एकक कोष्ठिका, वो सब में हो सकती है, आप खुद भी समझ सकते हैं, और उसके साथ अंतः केंद्रित हो सकती है। सभी विविधताओं का इसमें नीचे चित्र दिया हुआ है। अगर आप ऐसे, जैसे पहला घनीय है, घनीय का आप देखें क्या क्या इसमें पॉसिबल है, आद्य, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित। तो आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे आद्य का भी चित्र है। देखिए आज सिस्टम कुछ हैंग हो रहा है। देखिए इसमें ये घनीय में 3 हो सकते हैं, आद्य, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित। उसके बाद द्विसमलंबाक्ष में आद्य और फिर ये BCC अंतः केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड। उसके बाद फिर ऐसे ही टेट्राहेड्रल में, ऑर्थोरोम्बिक में ये 4 हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस सारणी के साथ आप ये चित्र पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे ये विविधताएं जो स्ट्रक्चर है उन पर फर्क डाल रही हैं, और इन सारे क्रिस्टल तंत्रों का नाम याद करेंगे और उनकी पैरामीटर्स की परिस्थिति याद करेंगे, और सबका एक एक उदाहरण, सारे क्रिस्टल तंत्रों का एक एक उदाहरण। कुछ बहुत ही फेमस उदाहरण है, सबका पहला उदाहरण आप याद कर लें। जैसे ग्रेफाइट का पूछा जाता है परीक्षा में, और NaCl का तो मतलब बहुत ही ज़रूरी है। NaCl सबसे कॉमन है, सब जानते हैं इसका क्या स्ट्रक्चर है। इस तरह से आप ये पढ़ेंगे। इन दोनों इस सारणी के साथ ये सारे चित्र खुद से आप देखेंगे और खुद से बनाएंगे। यह आपका होमवर्क है कि आप सारे क्रिस्टल तंत्रों की जितनी संभव विविधताएं हैं, घनीय क्रिस्टल तंत्र की आद्य संभव विविधता, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित, आप बनाएंगे। द्विसमलंबाक्ष के ये जो 2 पॉसिबल कोष्ठिकाएं हैं वो बनाएंगे। ये सब कुछ आप बनाएंगे। इन 7, ध्यान देंगे, इन 7 क्रिस्टल तंत्र से 14 संभव विविधताएं ही हो सकती हैं, 14 के आगे नहीं होंगी। ये आप जब खुद से बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे। हालांकि ये 14 यहाँ नीचे बनी हुई हैं, लेकिन आप स्वयं से जब बनाएंगे तो आप सीखेंगे। नहीं समझ में आए तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं, और अगर कुछ जानना पूछना है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं ग्रुप पर। अपनी जो भी आपको पूछना है वो या तो कॉपी में लिख के उसका फ़ोटो पेस्ट करें या फिर उसको टेक्स्ट टाइप करें, फिर ये आप बना लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ हम जाएंगे, और ये न्यूमेरिकल पोर्शन एकक कोष्ठिका हम अलग अलग से पढ़ेंगे और जानेंगे कि कितने अवयवी कण एक टाइप की एकक कोष्ठिका में होते हैं। ठीक है, इतना करके आप इसको पोस्ट करेंगे। और जो एक्टिव बच्चे हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि वे और भी अपने दोस्तों को इसमें ग्रुप में इनकरेज करें कि वे भी इसमें पार्टिसिपेट करें ऑनलाइन क्लास में, जिससे कि उनका लाभ हो। ओके, थैंक यू।